उरेयूर तमिलनाडु में पड़ता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और तमिलनाडु का एक जिला है जिसका नाम है तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तो कौन सा जिला है? तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली। ओके, तो इतना ध्यान रखना है कि तिरुचिरापल्ली जिले में पड़ता है ये। और संगम युग के टाइम पे चोलों ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो किसकी राजधानी थी? ये चोलों की राजधानी थी। ठीक है, तो चोलों की राजधानी रही है उरेयूर, इतना ध्यान रखना है। और वस्त्र उद्योग के लिए काफी फेमस था ये, तो ये वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। और उरेयूर से हमें रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो है इनके रोमन लोगों के साथ में क्या थे? व्यापारिक संबंध थे। अब रोमनों के सिक्के मिले हैं तो उससे यही आइडिया लगाएंगे, है ना। उसके बाद में जो यहाँ पर एक और चीज है कि मोती उत्पादन का भी केंद्र रहा है ये। तो हमने थोड़ी देर पहले, मतलब पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि जो पांडे थे उनकी राजधानी थी मदुरई, और मदुरई भी मोती के लिए फेमस थी। और उरेयूर यहाँ भी मोती के लिए फेमस थी, तो ये भी मोती के लिए फेमस थी। तो ध्यान रखना है, मोती के लिए चोलों की और पांड्य की दोनों की राजधानी आती है। चोलों की उरेयूर थी, और जो पांड्य थे उनकी मदुरई थी। तो दोनों में मोती मिलता था, दोनों में वस्त्र निर्माण होता था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और तिरुचिरापल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, वहां पे ये साइट स्थित है। ठीक है, उसके बाद में धान्य कटक है। और धान्य कटक के बारे में यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा था प्रीलिम्स में। तो आप देखिए, मौर्योत्तर कालीन जो प्रमुख स्थल है उसमें जो धान्य कटक है, तो धरनीकोटा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो जगह है इसको धरनीकोटा भी बोलते हैं, धरनीकोटा। और धरनीकोटा के अलावा इसको बोलते हैं धान्य कटक, तो धान्य कटक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है वहां के ये गुंटूर जिले में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पे है? गुंटूर जिले में है धान्य कटक है, धरनीकोटा गुंटूर जिले में है ये जो साइट है ये। और यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत अच्छी पैदावार होती है, तो इस वजह से इसको धान्य कटक बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ा स्तूप पाया गया है, और हेनसांग ने यहाँ का अच्छा खासा विवरण लिख छोड़ा है। ठीक है, तो हेनसांग ने यहाँ के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी है, तो आप देख सकते हैं। तो हमने दो चीजें देख ली है। ठीक है, इसके बारे में हम अगली साइड पे चलते हैं, थर्ड नंबर पे। तो जो नाना घाट है, यहाँ पे क्या है? सातवाहनों का प्रमुख स्थल था ये। तो ये हो गया अपना थर्ड नंबर। एक मिनट थोड़ा चेक कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा मिल गया है यहाँ से। थर्ड और फोर्थ नंबर कहाँ पे मिलेगा हमें? तो देखिए, ये थर्ड नंबर था, ये 5 नंबर था, यहाँ पे है थर्ड के ऊपर। और ये फोर्थ नंबर था। तो क्योंकि ये ध्यान रहेगा तभी तो हम साइड वगैरह ठीक से कर पाएंगे ना। तो देखिए, अब देखते हैं हम लोग, जैसे धान्यघाट की हमने बात कर रही थी, अब नाना घाट। तो ये नाना घाट कहाँ पे पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा नाना घाट। तो नाना घाट किसका था? हम लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले भी, कि जो सातवाहन थे उनका ये प्रमुख स्थल था। और जो सातवाहन शासक थे, कौन? सातकर्णी, तो उनकी रानी थी नागनिका। ठीक है, तो उनका यहाँ से एक गुहालेख प्राप्त हुआ है। और इस गुहालेख से हमें पता चलता है कि जो सातकर्णी थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। ठीक है, तो ये नानाघाट का अभिलेख जो था किसने लिखवाया था? ये जो रानी थी नागनिका, किसकी रानी थी? सातकर्णी प्रथम की, सॉरी, तो उसने यहाँ पे लिखवाया था। ठीक है, इसके बाद में हम अगली साइड देखते हैं, इनके बाद 4 नंबर। 4 नंबर, अब देखते हैं अगली साइड। तो देखिए, हम बात कर रहे थे, नानाघाट हो गया था हमारा, अब पलूरा पे आ गए। तो पलूरा यहाँ पे पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, तो ये हमारा 4 नंबर है, और यहाँ पे पड़ता है पलूरा। ठीक है, तो पलूरा क्यों फेमस है? पलूरा एक बंदरगाह है जो चिल्का से ठीक ऊपर पड़ता है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है, हम लोग सब जानते हैं। और वर्तमान में यह पलूर गांव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और टोलमी जो है उसने इसका उल्लेख किया है। और दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई देश है वहां की तरफ यहाँ से रास्ता जाता था, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। ठीक है, तो पलूरा बंदरगाह था, ये ध्यान रखना है आपको। पलूरा बंदरगाह कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। अगर आता है तो आप कनेक्ट कर पाना, मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह था पलूरा। इसके बाद में 5 नंबर पे हम लोग आते हैं। तो 5 नंबर पे हमारा ये जो जगह है ये कौन सी है? सोपारा। ठीक है, सोपारा क्या है? ये भी बंदरगाह था, और ये पालघर जिले में पड़ता है। ठीक है, तो पालघर जिला अगर याद रहता है तो ध्यान रखना, पालघर जिला। सोपारा कहाँ पड़ता है? पालघर जिले में पड़ता है।
और इसे सुप्रिक के नाम से भी जाना जाता है, सोपारा या सुप्रिक, है ना? तो इसी के नाम में मतलब कि थोड़ा बहुत कई बार लोग जो स्थानीय नाम होते हैं उनके नाम पर भी बंदरगाह का नाम रख देते हैं, तो सुप्रिक बोलते थे इसको, ठीक है। और एक व्यापारिक मार्ग सोपारा को जो है उज्जैन से जोड़ता था, ठीक है। और टोलमी जो है उन्होंने भी इसका वर्णन किया है। तो टोलमी ने देखो, मौर्योत्तर काल में जो टोलमी है वो ये विवरण कर रहा है। टोलमी किसका विवरण कर रहा है? पलूरा का विवरण कर रहा है। टोलमी ही किसका विवरण कर रहा है? टोलमी सोपारा का भी विवरण कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट बंदरगाह देखते हैं यहाँ पे। 3 4 5 हो गए है ना, छठे नंबर का है। तो अभी हमारा नासिक देखते हैं हम लोग। ये है नासिक। अब नासिक क्या है? नासिक महाराष्ट्र में स्थित है और गोदावरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है नासिक, ठीक है। तो नासिक कहाँ पर है? गोदावरी के दक्षिणी तट पर। और क्या खास बात है नासिक की? तो नासिक से देखिए आप, गौतमी बलश्री जो है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री जो है, तो जो गौतमी बलश्री है उनका विलेख प्राप्त हुआ है और यह एक समृद्ध स्थल है, क्योंकि भड़ोच को जाने वाला जो व्यापारिक मार्ग है वो यहीं से होकर के गुजरता था, ठीक है। तो गौतमी बलश्री का ध्यान रखना है। तो गौतमी बलश्री का यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ है, कहाँ से? नासिक से। और इससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है, ठीक है। तो 3 4 5 हम पढ़ चुके हैं लगभग महाराष्ट्र को। तो नासिक अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें भड़ोच को जाने वाले व्यापारिक मार्ग का पता लगता है, ठीक है। और इसके बाद में हम आते हैं भड़ोच पे। और भड़ोच कहाँ पर है? भड़ोच गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो भड़ोच गुजरात में है और हम जानते हैं कि भड़ोच एक बंदरगाह है। और जो गुजरात है वर्तमान में, वहां पे एक जिला है भरूच, तो वहां पे ये है। और एक बुक है, पेरी प्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। ये पुस्तक का नाम तो आपने सुना होगा कि ये एक ज्ञात व्यक्ति ने लिखी है। और उसमें भड़ोच की चर्चा है। उसमें कहा गया है कि यहाँ से जो मोती है, कीमती पत्थर जो होते थे, मसाले होते थे, मलमल जो होता था, वो पश्चिम में ग्रीस के शासकों तक जाते थे, ठीक है। तो कहाँ से जाते थे? ये भड़ोच से जाते थे, ठीक है। तो ये गुजरात का ये भड़ोच जो साइट है, इसका हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में हम अगली साइट की बात करते हैं, 8वें नंबर की, तो बारबरिकम, ठीक है। तो ये साइट कौन सी है? बारबरिकम, ठीक है। बारबरिकम, बारबरिकम, ठीक है। तो बारबरिकम क्या है? ये भी बंदरगाह है मौर्योत्तरकालीन, और जो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के। यार 8 नंबर पे क्या आप सही बता रहे हैं क्या? 8 नंबर पे बारबरिकम कैसे हो सकता है? और बारबरिकम की तो ये साइट भी नहीं है, तो इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। तो आपको क्या करना है, ये जो 8 नंबर है, इसमें आपको बंगाल में कौन सा है? ताम्रलिप्ति है, ठीक है। हम सब जानते हैं, वो थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया था, थोड़ा ध्यान मेरा साइड में हो गया था। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जो ताम्रलिप्ति है, एकाग्रचित रहना बहुत जरूरी है पढ़ते टाइम, है ना। तो जो ताम्रलिप्ति है, ये पड़ता है अपना कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। और बंगाल का एक मिदनापुर जिला है, ठीक है। तो मिदनापुर जिले में ताम्रलिप्त के रूप में जाना जाता है इसे। और पूर्वी भारत में है ये। और यहाँ से क्या होता था, हम जो ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश थे, और साउथ में श्रीलंका हो गया, यहाँ तक हम लोग व्यापारिक हमारा लेन देन होता था, ठीक है। तो ताम्रलिप्ति हो जाएगा। और फिर अब चलते हैं हम 9 नंबर पे। तो ये है बारबरिकम, ठीक है। तो ये कौन सी जगह है? बारबरिकम, बारबरिकम, ठीक है। और बारबरिकम क्या है? बंदरगाह है। और वर्तमान में कराची के निकट है, ये कराची, बारबरिकम है, कराची के निकट है। और यहाँ से वस्तुएं जो है पश्चिमी देशों को निर्यात की जाती है। बारबरिकम से कहाँ पे वस्तुएं निर्यात की जाती है? पश्चिमी देशों को निर्यात की जाती है, ठीक है। अब देखिए पश्चिम में स्थित, तो पश्चिम में की जाएगी ना। तो यहाँ से क्या होता था, जो बैक्टीरिया है, वहां से चीनी और फर और ये सिल्क वगैरह जो थे, इनका आयात किया जाता था। और फिर यहाँ से उनको क्या किया जाता था? पश्चिमी देशों को भेज दिया जाता था, ठीक है। तो हमने बारबरिकम को भी देख लिया है। अब हम आते हैं साकल। साकल बहुत ही फेमस जो है जगह थी। और साकल आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ता है, ये साकल है आपका। और साकल कहाँ पड़ता है? अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और सियालकोट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और जो मिनांडर थे,
उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया था। तो साकल को अपनी राजधानी किसने बनाया था? मिनांडर ने, ठीक है। तो मिनांडर मिनांडर ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। मिनांडर ने साकल को अपनी राजधानी बनाया था, ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे गुप्त काल में हुण शासक मिहिरकुल ने भी इसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। मिनांडर ने बनाया था और मिहिरकुल ने भी बनाया था, ठीक है। और मिहिरकुल ने भी इसे अपनी राजधानी बनाया था, साकल को। किसको बनाया था? साकल को। मिहिरकुल ने भी बनाया था और मिनांडर ने भी बनाया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 11 नंबर की। तो यहाँ पे तक्षशिला है, और तक्षशिला हम जानते हैं कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो ये जगह है जो यहाँ पे तक्षशिला था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये जो तक्षशिला है, तक्षशिला 11वें नंबर की जो जगह है, यहाँ पे तक्षशिला था, ठीक है। और तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में पड़ता है, इतना हम जान चुके हैं। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 2006 में घोषित किया गया था इसको, तो थोड़ा ध्यान रखना है। और ये क्या करता है? भारत को पश्चिमी और मध्य एशिया से जोड़ता है। और विश्व के प्राचीनतम जो विद्यालय है उनमें से एक था हमारा तक्षशिला। तो तक्षशिला के बारे में हमने जान लिया। हमने नालंदा के बारे में भी पढ़ा था, जिसका हम क्या कर रहे हैं? अभी पुनर्विकास कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। पुनर्निर्माण उसका किया जा रहा है, किसकी मदद से? जो दक्षिण पश्चिम एशिया के जो देश है उनकी हेल्प ली जा रही है उसमें, है ना। तो मतलब दोनों मिल करके कर रहे हैं, भारत सरकार और वो देश। अब हम चलते हैं अगला। तो ये है पुरुषपुर। तो पुरुषपुर कहाँ पे है? ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुरुषपुर। तो ये भी पाकिस्तान में पड़ेगा, पुरुषपुर, ठीक है। ये 12वें नंबर की हमारी साइट है। तो पुरुषपुर जो है, ये भी है, गांधार की राजधानी थी ये। तो पुरुषपुर महाजनपद कालीन जो है गांधार है उसकी राजधानी थी। और आगे चल करके जो कुषाण शासक थे कनिष्क, उसने भी पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया था, है ना। और पाकिस्तान के पेशावर जिले में ये पड़ता है, हम बात कर चुके हैं। और यहाँ पर स्वात और काबुल नदियां जो है वो बहती है, उनके संगम पर ही ये जो है पुरुषपुर बसा हुआ है। तो दो नदियां है, स्वात और काबुल। अगर आप ऐड करोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड हो जाएंगे, है ना। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण मार्ग भी गुजरता है, जो समय समय पर मौर्य, शक, कुषाण और जो है गुप्त साम्राज्य का हिस्सा रहा था। और पुष्कलावती नाम से यहाँ पर पूर्व में गांधार की एक राजधानी थी, उसका नाम भी क्या था? पुष्कलावती भी बोलते थे। यहीं पे थी वो भी, पुरुषपुर में ही, ठीक है। और यहाँ अश्वमेध, अश्वघोष, असंग, वसुमित्र जैसे विद्वान रहते थे। तो बहुत तगड़े तगड़े विद्वान इसमें रहते थे। इसमें अश्वघोष हो गया, असंग हो गया, वसुमित्र हो गया। तो ये तो ध्यान रहता है, कनिष्क के दरबार में थे और कनिष्क ने पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसमें तो कोई ज्यादा लोचा है नहीं, ठीक है। 12 तक हो गया। अब 13वीं जो साइट है ये है अपनी काबुल, ठीक है। और काबिल जो है ये अफगानिस्तान की राजधानी थी। और मौर्योत्तर काल में या फिर कुषाण काल की बात करें हम, तो ये यह भारत में शामिल था, ठीक है। और काबुल की स्थिति बड़ी राजनीतिक थी और पश्चिमी एशिया मध्य एशिया से जोड़ने का कार्य करता था यहाँ पे, ठीक है। तो काबुल पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया को जोड़ता है, हम जानते हैं। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं बामियान। तो बामियान कौन सा हो गया अपना? ये बामियान, ठीक है। बामियान जो है अफगानिस्तान के मध्य भाग में स्थित है, बामियान प्रांत की राजधानी। और कुषाण काल में ये भारत का हिस्सा रहा था बामियान, ठीक है। और यहाँ से बुद्ध की पत्थर निर्मित एक विशालकाय मूर्ति भी हमें मिली है। और बामियान से क्या था? भारतीय जो व्यापारी थे पश्चिम एवं मध्य एशिया में जाते थे, ठीक है। उसके बाद में बैक्टीरिया बचता है अपना, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में आप क्या देख सकते हैं? तो बैक्टीरिया है, इसकी हमने बात की थी कि ये जो हिंदू यूनानी शासक थे उन्होंने हिंदू कुश को पार करके सर्वप्रथम बैक्टीरिया में अपना शासन स्थापित किया था, है ना। और बैक्टीरिया जो है अफगानिस्तान में कहाँ पे पड़ता है? आमू दरिया नदी है अफगानिस्तान में, जिसको ऑक्सस जगह बोलते हैं, ऑक्सस या आमू दरिया। तो वहां पे ये बैक्टीरिया स्थित है, ठीक है। और जो हिंदू यूनानी शासक थे उन्होंने शुरू में यहीं से अपना शासन किया था, ठीक है, शासन स्थापित किया था। तो इस तरीके से हमने मौर्योत्तर काल का पार्ट 1 देख लिया। अभी धीरे धीरे इसको हम आगे लेते चलेंगे, ठीक है। तो आज यहीं खत्म करते हैं इसको।